हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 70 में 70 नंबर पक्का सीरीज। ठीक है, अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज से आपको हर सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर पक्का कराने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं आपको पूरी किताब के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। ठीक है, और इनको अगर आप तैयार कर लोगे तो गारंटी है आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अनुगमन वेग क्या होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहा गया? कि वह वेग जिसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे से, ठीक है, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुगमन वेग क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये भी काफी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब कहता है कि विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तो आपको लिखना है विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध Vd बराबर ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये जो सूत्र है इसको आपको ध्यान रखना है, यही सूत्र आपको लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बस यही इसमें संबंध स्थापित करना होता है, बस इसके आपको 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है विभवांतर इसमें क्या होता है और अनुगमन वेग क्या होता है। Vd क्या है, यहाँ पे अनुगमन वेग है, और यहाँ पे V क्या है, विभवांतर है, टाउ क्या है, श्रांति काल है, ई क्या इलेक्ट्रॉन है, एम एल क्या है, ये मोल लीटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें हर चीज का मतलब आपको याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए अभी तक अगर नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी बार पूछा गया है, इस पर आप टैग लगा दीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हर बार ऐसा कभी नहीं होता है जब ये क्वेश्चन ना मिले 1 से 2 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछता है कि सिर्फ लेंज का नियम लिखिए, या फिर कहेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है समझाइए। इस प्रकार से बस आपको याद रखना है लेंज का नियम। कोई भी क्वेश्चन पूछे, लेंज का नियम अगर है तो आपको यही लिखना है। क्या इसमें लिखेंगे, चलिए समझते हैं। इसमें हम लिखते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहा गया? कि वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। अगर इसका दूसरा नाम कहेगा तो ये कहेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम होता है, किसका? फैराडे का। फैराडे ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। ठीक है, पहला नियम
और दूसरा नियम। ये दूसरा जो नियम होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम का दूसरा नियम जो होता है उसी को हम लेंज का नियम कह देते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? अगर पूछा जाएगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है, और अगर पूछेगा लेंज का नियम लिखिए तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, तो लेंज का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर जरूर तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करना। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होता है? अब आपको समझाना है धारा घनत्व, तो इसमें हम क्या लिखेंगे चलिए समझते हैं। तो धारा घनत्व में हम लिखते हैं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहा गया? कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब J बराबर I अपॉन ए, ये सूत्र आपको याद रखना है। J बराबर I अपॉन ए, यहाँ पर A क्या है? क्षेत्रफल है, I क्या है? धारा है, J क्या है? धारा घनत्व है। ठीक है, तो अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं है, अब आपको सिर्फ ये सूत्र याद रह गया। अब आपसे पूछा गया कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, तब आपको कैसे लिखना है। देखिए इस सूत्र से किस प्रकार से परिभाषा बनाएंगे ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल, और ऊपर है आई, तो आई बटे ए होता है। मतलब इस एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल नीचे है, आई ऊपर है, आई का मतलब हो जाएगा धारा। धारा इस एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका जरूर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, और इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है? तो चलिए इसमें हम लिखते हैं, इसमें लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। यहाँ पर जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड इसकी कोई अन्य परिभाषा याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है बस। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई, यानी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? तो कूलाम मीटर होता है। ये आपको याद रखना है, कूलाम मीटर। कभी कभी ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इसका सूत्र होता है P बराबर 2QL। P क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। 2 क्या हो गया? ये तो संख्या है। Q क्या है? आवेश। L क्या मतलब? लंबाई। तो ठीक है, तो P बराबर 2QL हो जाएगा इसका सूत्र। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, बहुत गंदी बात है। ठीक है, मेहनत करके आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरी फुल मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, जितनी मैं कर रहा हूँ उतना आप सपोर्ट कीजिए, दोनों मिलकर जलवा काट देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो लाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। क्वेश्चन दिया गया है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो विभव प्रवणता क्या होती है? इसमें लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहा गया? कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा यानी माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। जहां पर डेल्टा लग जाता है मतलब हो जाता है ये परिवर्तन। ठीक है, v के आगे डेल्टा लगा है मतलब विभव में परिवर्तन, x के आगे डेल्टा लगा है मतलब दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ चुके हैं दूरी में परिवर्तन और विभव में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बहुत ज़्यादा ये भी काफ़ी पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है और उदाहरण दीजिए। तो एक समान कैसा होता है, मतलब कहने से ही पता चल रहा है एक समान मतलब जहां पर एक समान यानी बराबर चुंबकीय क्षेत्र होगा वही हम क्या कहेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और उदाहरण जैसे इसका लिखना है तो उदाहरण में हमको लिखना है लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कैसा होता है, तो लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। उसके बाद अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 4 नंबर में 5 नंबर में। ठीक है, लॉन्ग आता है, इसमें थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है 3 नंबर वाला। ठीक है, इसके आगे का जो होता है इसमें एक न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में सवाल आता है यानी कोई इसकी परिभाषा आती है। ठीक है, तो समझिए इसमें लिखना है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, ठीक है, इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी हल करने हैं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी एक आता है। ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 3 नंबर की परिभाषा और उदाहरण और 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल साथ में। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है समझ लीजिए। इसमें लिखते हैं किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन ये परिभाषा अगर आपने एक बार याद कर लिया तो बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात है कि किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वो संख्यात्मक रूप से यानी संख्या के रूप में किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, परिभाषा समझ में आ गई। उसके बाद में कह रहा था कि एक व्यावहारिक उदाहरण दीजिए, तो व्यावहारिक उदाहरण में 1 नंबर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप उदाहरण नहीं लिखोगे तो परिभाषा के आपको 2 नंबर मिलेंगे, उदाहरण भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण में लिखते हैं कि इसका व्यावहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है। अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका व्यवहारिक उदाहरण कहाँ पे है, तो ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली में है। ठीक है, तो एक उदाहरण हो गया, इसकी परिभाषा हो गई, तो आप लोग इसके 3 नंबर पा जाओगे। ठीक है, और 1 नंबर आपको और मिलता है जिसे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो भी आप बता सकते हैं। अगली वीडियो में वो टॉपिक जरूर
हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।